मैंने पैसों की लालच में अपने बेटे की शादी एक करोड़पति अपाहिज लड़की से कर दी, जिसकी पहले से 2 बच्चियां थीं। शादी के बाद मैंने सारी जायदाद बेटे के नाम करवा ली और बहू का गला घोंटकर उसे मार दिया और बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की से कर दी। नई बहू सारा दिन बच्चियों से काम करवाती और उन पर जुल्म करती। किसी वजह से बच्चियां घर से भाग गई। एक सुबह मेरी बहू और बेटा मुर्दा हालत में पाए गए। जब उन्हें दफनाया गया तो मेरी नज़र पहली बहू की कब्र पर पड़ी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ पर मेरी आँखों पर तो दौलत की पट्टी बंध चुकी थी। लोग मोहब्बत में अंधे होते हैं, मगर मैं तो दौलत पाकर अंधा हो चुका था और उसी दौलत की हवस ने मुझे एक कत्ल करने पर भी मजबूर कर दिया। वो कत्ल किसी और का नहीं बल्कि मेरी ही बहू का था। वो मेरे सामने बेबस लाचार थी और सिसक रही थी। बेचारी हाथ जोड़कर अपनी ज़िंदगी की भीख मांगती रही। कहती थी, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आपको मैंने अपने बाप का दर्जा दिया, आपको घर का बड़ा मेंबर समझा, मगर आप मेरा ही कत्ल करने वाले हो। वो डर से हाँप रही थी और मैं बड़े ही फुर्सत से कांच का गुलदान तोड़कर उसकी नोकीली करची ढूंढ रहा था। बस यही कोशिश थी कि मेरी राज दुलारी बहू को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। वो रो रही थी, सिसक रही थी, कभी एक तरफ व्हील चेयर घुमाती तो कभी दूसरी तरफ, मगर हर दरवाज़ा बंद था। उसकी रंगत फीकी पड़ चुकी थी, यहाँ तक कि आंखें पथराने लगी थी। चेहरे पर मौत का खौफ दिखाई दे रहा था, मगर आखिर उस पर तरस किसको आ सकता था। वो बेगुनाह थी, बेकसूर थी, मगर इसके बावजूद मैं आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखा और वो कांच का टुकड़ा उसके गले पर। आज तो सूरज आसमान से खूब आग बरसा रहा था और फिर पसीने से लथपथ अपने कपड़ों को एक नज़र देखा। बाहर लाल अंगारा बनी हुई सड़कों को हर तरफ गर्मी की लहर ने लोगों को हाँफने पर मजबूर कर दिया था। तभी सिग्नल पर आकर रिक्शा रुका तो मेरे दाएं बाएं बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। पहले दाएं और फिर बाएं तरफ देखा। कितने पुरसुकून थे वो अमीर लोग। एसी वाली गाड़ी में बैठे बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहे थे। ख्याली पुलाव बनाने का तो मैं बचपन से ही बड़ा शौकीन था और ख़ुद को उनकी जगह रखकर सोचने लगा कि काश ये सब कुछ उनकी जगह मेरे पास होता। गरीब, गंदे और भूखे नंगे लोग मुझे यूं ही सुकून से बैठा देखकर जला करते जैसे अब मैं जल रहा हूँ। खुद को बड़ा सेठ समझा ही था कि रिक्शे वाले ने रिक्शे को किक मारी, मगर वो एक झटके से रुक गया। मैं जो ख्यालों में खोया हुआ था अपना जहन बरकरार ना रख सका, रिक्शे से बाहर जा गिरा। मेरा सर जाकर उस गाड़ी से लगा और वो आदमी मुझ पर बरसने लगा। कहने लगा, अंधे हो गए हो क्या, नज़र नहीं आता? अभी शीशा तोड़ देते। वो मुझे खड़ी खोटी सुनाकर चला गया। गाड़ियाँ अलग शोर मचा रही थी। मैं रिक्शे में बैठा जो मुझे घर तक छोड़ने आया था। मैंने जेब से 70 रुपये निकाल कर रिक्शे वाले को दिए तो कहने लगा, ओ भाई 170 रुपये बनता है, ये 70 से तो पेट्रोल भी पूरा नहीं होगा। मगर मैं उसे टालने लगा तो वो गिरेबान पकड़ने तक आ गया। मजबूरन मुझे 30 रुपये और देने पड़े। ये रिक्शे वाले भी गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। अभी घर में दाखिल हुआ कि तभी दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो लाइट बिल देने वाला था। बिजली का बिल मेरे हाथ में था। बस नहीं चल रहा था कि देने वाले का मुंह नोच डालूं। सारा दिन कम चलाने के बाद भी इतना बिल आ चुका था। बिल लेकर अंदर आया तो एकलौता बेटा बिस्तर पर एयर कूलर के सामने बिस्तर लगाए सो रहा था। मेरा तो पारा हाई हो गया। फ़ौरन सारे पंखे कूलर बंद किए तो बेटा बिलबिलाकर उठ बैठा। कहने लगा, पापा अब क्या परेशानी है, 2 घड़ी सोने भी नहीं देते। मुझे तो गुस्सा आ रहा था। वो बिल उसके मुंह पर मारा और बोला कि देखो कितना बिल आया है, सारी अय्याशियाँ निकल जाएगी जो इतने मज़े से हवे में सो रहे हो। इतना बिल देखकर तो वो भी बौखलाकर बिल वाले को गालियाँ देने लगा। हम जितना कमाते थे उससे गुजारा दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। 2 दुकानें थी जो किराए पर दे रखी थी। मेरी तो उम्र भी ज़्यादा थी और कुछ शुरू से ही जिस्म में सुस्ती थी। सारी ज़िंदगी अपने ससुराल की कमाई पर मैं ऐश करता रहा। पत्नी को मारकर मायके भेज दिया करता था
और वो भाइयों से पैसा लेकर आ जाया करती, उन्हीं से गुजारा हुआ करता था। मगर अब तो वो कमाई भी बंद हो चुकी थी। मेरा बेटा 21 साल का था। उसका मिजाज भी मुझसे ही मेल खाता था, सुस्त और काहिल था। मैंने तो सोच रखा था कि अपने बेटे की शादी किसी अमीर ख़ानदान की लड़की से करवाऊंगा, जबकि बेटा अपने कॉलेज की ही एक लड़की को पसंद कर बैठा था। कहता था उसी से शादी करूंगा, मगर मैं भी उसका बाप था। अभी कुछ दिन बीते थे कि रिश्ते वाली रशीदा मेरे घर आई। मैंने उसको कह रखा था कि मेरे बेटे के लिए खूबसूरत और अमीर लड़कियां दिखाए। उसने मुझे कई लड़कियां दिखाई, मगर उनमें सब मिडिल क्लास घरानों से थी। कि तभी उन तस्वीरों में से एक तस्वीर गिरी। तस्वीर का गिरना था कि मैं उसे फर्श से उठाया और तस्वीर को देखा। एक 40 साल की औरत की तस्वीर थी, जिसका नाम पायल था। वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। देखने में बड़े घर की मालूम होती थी। रशीदा ने मुझसे तस्वीर ली तो मैं उस औरत के बारे में पूछने लगा। रशीदा कहने लगी कि ये करोड़पति घराने से ताल्लुक़ रखती है, माँ बाप की इकलौती बेटी है, इसलिए सारी जायदाद की भी इकलौती ही वारिस है। मगर बेचारी का पति मर गया है, बेवा हो गई है और 2 बच्चियों के साथ मायके में रहती है। अब यही ख्वाहिश रखती है कि कोई बड़ी उम्र का ही मर्द उसको ब्याह कर ले जाए, बदले में उसे और उसकी बच्चियों को मोहब्बत दे। मैंने ये सुना तो दिल खुशी से सीने में ही उछल पड़ा। मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। सोचा कि क्यों ना खुद ही शादी कर लूँ, वैसे भी डील डोल से अभी भी जवान लगता हूँ, बेटे का बाप नहीं भाई लगता हूँ। मैंने फ़ौरन उस औरत की तस्वीर ले ली और बेटे का इंतज़ार करने लगा। रात को बेटा घर आया तो उसे उस औरत की तस्वीर दिखाई और बोला कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बेटे ने ये सुना तो गुस्से से आग बगोला हो गया। कहने लगा, पापा होश से काम लीजिए, जवान बेटे के बाप हो आप। बेटे की उम्र शादी को पहुंची हुई है और खुद सहरा सजाने के ख्वाब देख रहे हो। बेटे की बात सुनी तो मायूस होकर रह गया। कहने लगा, बेटा ये औरत करोड़पति है, अकेली इतनी जायदाद की मालिक है। ज़रा सोचो, अगर ये हमारे घर आ गई तो हमारी ज़िंदगी दुनिया में ही जन्नत बन जाएगी। हम बैठे बैठाए करोड़ों के मालिक बन जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे और लोग हमें प्रणाम करेंगे। बेटे को भी सुनहरे ख्वाब दिखाए तो वो खुश हो गया, मगर फिर कहने लगा कि पापा मैं आपकी शादी नहीं होने दूंगा और ख़ुद मैं किसी और को पसंद करता हूँ, तो फिर वो औरत इस घर में आएगी कैसे। बेटे के सवाल पर मैंने उसे गौर से देखा तो वो मेरी नज़रों को समझते हुए इनकार करने लगा। कहने लगा कि पहले तो मैं किसी और को पसंद करता हूँ, इस बारे में सोच भी नहीं सकता, और दूसरा मुझसे वो बड़ी है, मैं क्यों लड़की नुमा आंटी से शादी करूं। जब मैंने ये सुना तो बेटी की गर्दन पर थप्पड़ जड़ दिया और बोला कि बेवकूफ़ की औलाद, ज़रा दिमाग खोल कर सोचो, मोहब्बत की पट्टी आँखों से खोल कर देखो। एक बार वो इस घर में आ गई तो बस जायदाद नाम करवाना मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ही जायदाद हमारे नाम हुई हम उसे रास्ते से हटा देंगे और तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेना। जब मेरा बेटा ये मशवरा सुना तो खुश हो गया। कहने लगा कि ठीक है, मगर ये सब कुछ 6 महीने के अंदर ही हो जाना चाहिए। अगले ही दिन रशीदा को उस औरत के लिए हाँ कर दी और वो औरत भी तन्हा थी। मेरे बेटे का रिश्ता देखा तो फ़ौरन कबूल कर लिया। कुछ दिन बाद हम उस अपाहिज विधवा करोड़पति औरत को ब्याह कर अपने घर ना लाए, बल्कि खुद ही बोरिया बिस्तर उठाकर उसके घर चले गए। ये उसी का कहना था कि शादी के बाद उसका पति घर दामाद बनकर रहेगा। बेटा पहले तो काफ़ी नाराज़ था, मगर जब इतना बड़ा बंगला, करोड़ों की जायदाद देखी तो खुशी से फूले ना समाया। मैंने पहली बार जब इतने बड़े बंगले में कदम रखा तो खुशी के मारे उछल ही पड़ा। ये ठान ली कि अगले कुछ महीने बाद ये सारी दौलत मेरे नाम होकर रहेगी। पायल बड़ी ही नेक मासूम औरत थी। मैंने शुरू में उसका खूब दिल जीता, हर काम में साथ रहा तो उसे भी मुझ पर भरोसा होने लगा। वो और मेरा बेटा बाहर घूमने जाते तो मैं उसकी बच्चियों के साथ खेलता बहलाता। बड़ी बेटी 10 साल की थी, जबकि छोटी 8 साल की थी। जब पायल को मुझ पर भरोसा हो गया, ज़्यादातर मामलात मुझे ही सौंप दिए और मैं दिल लगाकर हर काम संभालने लगा।
धीरे धीरे मैंने जायदाद के कागजात तक हासिल कर लिए थे, मगर ज़्यादा देर तक बहू इन सब से अनजान ना रह सकी। एक दिन जब मैं बहू के कमरे में घुसकर कागजात निकाल रहा था तो अचानक पायल की बड़ी बेटी कमरे में आ गई और कहने लगी कि दादा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने उसे देखा तो हड़बड़ाकर कहने लगा कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे कुछ ज़रूरी काम दिए थे, बस वही करने आया हूँ। तो वो मुझे घूर कर देखने लगी, कहने लगी कि आप झूठ बोल रहे हैं ना, आप छुप छुप कर मेरी मम्मी के कमरे से चोरी कर रहे थे ना। उस बच्ची को यूँ बातें करता देखा तो आगे बढ़कर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और बोला कि खबरदार, जो मुझसे फालतू बात की या अपनी मम्मी को कुछ बताया, वरना ऐसी जगह छोड़ आऊँगा कि तुम्हारी मम्मी भी नहीं पहुँच सकेगी। बच्ची डर गई थी, डरकर कमरे में चली गई, जबकि मैंने धीरे धीरे सभी कागजात निकलवा लिए। ये सोचकर ही मैं खुश हो रहा था कि कुछ दिन बाद अमीर हो जाऊंगा, इस सारी जायदाद का मालिक बन जाऊंगा। वो दिन भी जल्द ही आ गया जब मैंने धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। आखिरी दस्तखत बचे थे, जिन्हें करते ही मेरा दिल पूरी ताकत से धड़का था। एक लम्हा लगा था मुझे करोड़पति बनने में। पायल के दस्तखत तो धोखे से एक कागज़ पर ले लिए थे, फिर और कुछ तकनीक को इस्तेमाल करते हुए बहू के हूबहू दस्तखत उन कागजात पर कर लिए। जब मैं और मेरा बेटा घर पहुँचे तो बहू को फ़ोन आ चुका था। वो इस वक्त अपनी बेटियों के साथ बैठी थी। जब फ़ोन गया तो वो सदमे से चेयर पर ही सर टिक गई। मैंने मिठाई का टोकरा बहू के सामने पेश किया और कहने लगा कि लो बहू, मिठाई खाओ, तुम्हारा ससुर बैठे बिठाए करोड़पति बन गया है। मगर बहू इस कदर गुस्से में थी कि अगले ही पल मिठाई का टोकरा झटका जो ज़मीन पर जा गिरा। वो गुस्से से अपने बाल नोचते हुए कहने लगी कि मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम दोनों मेरे साथ ऐसा करोगे। अगर जायदाद चाहिए थी तो मांग लेते, यूँ दगा करने की क्या ज़रूरत थी। इतनी महंगी और मज़ेदार मिठाई जब मैंने फर्श पर बिखरी हुई देखी तो गुस्से से पायल के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि खबरदार, जो दोबारा मुझसे ऊंची आवाज़ में बात भी की, ये मत भूलो कि ये अब घर मेरा है और तुम इस वक्त मेरे घर में हो। पायल की बच्चियों ने माँ को थप्पड़ खाते हुए देखा तो डरकर माँ के पीछे छुप गई थी और रोने लगी। पायल ने बेबसी से अपने पति यानी मेरे बेटे की तरफ देखा और वो भी मेरे पीछे खामोश खड़ा था। वो व्हील चेयर चलाती हुई हड़बड़ाकर फ़ौरन मेरे बेटे के पास गई और जाकर कहने लगी कि मयंक, ये तुमने क्यों किया? तुम्हें मैंने हर ऐशो आराम दिया, अगर तुम्हें जायदाद चाहिए थी तो मांग लेते। मगर बेटे ने भी उससे मुंह फेर लिया। वो गुस्से से आग बगोला हुई थी। नफ़रत और जलन ने उसे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया था। कहने लगी कि मैं अभी के अभी पुलिस को फ़ोन करूंगी, सिक्योरिटी बुलाऊंगी और तुम लोगों को धक्के देकर यहाँ से निकालूंगी। तुम लोगों ने सिर्फ जायदाद की लालच में मेरे साथ खेल खेला है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ गलत करती, मैंने उसकी दोनों बच्चियों को उसके पीछे से हटाकर सामने किया और दोनों को ही फर्श पर गिराया। वो मुंह के बल फर्श पर गिरकर दीवार से लगी, जिन्हें मेरा बेटा उठाकर बाहर ले जाने लगा। आगे क्या करना था ये मैं बाखूबी जानता था। वो दोनों बच्चियां माँ को पुकार कर रो रही थी, मगर मेरा बेटा उन दोनों को घसीटते हुए घर से बाहर ले गया। वहीं मैंने अपनी बहू को नफ़रत की निगाहों से देखा और फिर मुझ पर ऐसा शैतान सवार हुआ कि मन ही मन में उसके कत्ल के प्लान बनाने लगा। जानता था कि अगर ये ज़िंदा रही तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हमें फूटी कौड़ी का मोहताज कर देगी, इसलिए अब इसका मर जाना ही अच्छा था। मैंने वहाँ पर टेबल पर पड़ा गुलदान उठाया और कांच का गुलदान तोड़ दिया। वो रो रही थी, मिन्नतें कर रही थी, मगर मुझे उस पर रहम ना आया। ना जाने दौलत की हवस ने मुझ पर कैसा असर कर दिया था कि मैं अगले ही पल वो कांच का टुकड़ा पायल के पास ले गया और फिर उसे गले से दबोच लिया। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर अपनी ज़िंदगी की भीख मांगती रही। कहने लगी, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यहाँ से बच्चियों को लेकर बहुत दूर चली जाऊँगी। मगर मुझे उस पर ज़रा भी रहम ना आया।
मैंने उसका गला काट दिया। कितनी देर वो तड़पती रही और फिर तड़प तड़प कर मर गई। एक बार भी मेरे दिल में ऊपर वाले का डर न आया था। कुछ देर बाद बेटा घर आया। तब तक मैंने तमाम तर खून साफ करके पायल पर चादर डाल दी थी। फिर ये खबर फैला दी कि पायल की व्हीलचेयर सीढ़ियों से गिर गई। वो सीढ़ियों से लड़खड़ाती हुई आई, जबकि व्हीलचेयर पहले ही गिरकर कांच का गुलदान तोड़ चुकी थी। बेचारी पायल आकर उन कांच के टुकड़ों पर गिर गई और यूं जिंदगी से हाथ धो बैठी। बच्चियां घर आई तो उनको बताया कि उनकी मम्मी सीढ़ियों से गिरकर मर गई है। वो तो चीखने चिल्लाने लगी थी, रोने लगी थी, हमसे डर भी रही थी। कहने लगी कि जानती हूँ आपने ही हमारी माँ को मारा है, मगर मेरा एक थप्पड़ खाकर ही दोनों की अकल ठिकाने आ चुकी थी। पायल मर चुकी थी, बस इतनी सी तो बात थी। मैं ग्लिसरीन डालकर ढेर सारे आंसू, कुछ इमोशनल डायलॉग, 3-4 बार बेहोश होकर गिरने गिराने का ड्रामा और पायल की बच्चियों को सबके सामने ढेरों प्यार देकर हम काफ़ी इज्जत और हमदर्दी कमा चुके थे। और फिर उसके बाद यूँ हम बैठे बिठाए करोड़पति बन गए। पायल की दोनों बेटियां तो हमारे घर में नौकरों से भी बदतर बन चुकी थी। मैंने अपने बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की से करवा दी। वो अपने मनपसंद लड़की के साथ शादी करके बहुत खुश था। उसकी पत्नी घर में आई तो इतना बड़ा घर और जायदाद देकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। जब उसने पायल की बच्चियों को देखा तो उन्हें नफ़रत से देखने लगी। हमें भी कोई ख़ास मोहब्बत ना थी उनसे। उसने उन बच्चियों को नौकरानी बनाकर रख दिया। जो भी अपना काम करवाना होता तो उन बच्चियों से ही करवाती और बिना वजह ही मारती रहती, जुल्म करती रहती। वो बच्चियां तो बिल्कुल ही बदल चुकी थी। चेहरे पर चोट ज़ख्म के निशान पड़ चुके थे, मगर यहाँ परवाह किसे थी। मैं तो हवाओं में उड़ता फिर रहा था। अब मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमा करता और लोगों को कीड़ों मकोड़ों की तरह समझा करता। मुझे तो ऐसे पर लग चुके थे। एक दिन मेरी बहू ने उन बच्चियों को इतना मारा कि उसी रात दोनों घर से भाग गई। वो कहाँ गई थी हमें कुछ मालूम ना था, ना ही दोबारा कभी वापस आई। कई साल यूं ही गुजर गए। हमारे घर में कई नौकर चाकर काम किया करते थे। एक दिन एक नौकरानी हमारे घर आई, जिसने खुद को एक बड़ी सी चादर में लपेट रखा था। कहने लगी कि मुझे नौकरी चाहिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरे सिवा उनका कमाने वाला कोई नहीं है। एक भाई था जो कि हादसे में मर गया। उसकी मजबूरी सुनी तो उसे काम पर रख लिया गया। मेरी बहू उससे अपने काम करवाती। धीरे धीरे वो हम सबकी चहेती नौकरानी बन गई, क्योंकि वो काम बड़े ही अच्छे तरीके से करती थी। कितनी बार तो बहू ने कहा कि तुम पर्दा मत किया करो, अपने चेहरे को कभी पर्दे से हटा भी लिया करो। तब कहती कि नहीं बेबी जी, मुझे शर्म आती है, आपके घर में 2 मर्द भी रहते हैं। मेरी बहू ने फिर दोबारा कभी जिक्र ना किया। कई दिन यूं ही बीत गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन सुबह मेरी आँख खुली तो अभी तक बहू बेटा सो ही रहे थे। मैं उठा, नौकरों से नाश्ता बनवाया, लेकिन अभी तक बहू और बेटा कमरे से नहीं निकले। इतने देर तक तो कभी नहीं सोए थे। नौकरानी से कहा कि उन्हें बुला कर लाओ, लेकिन जैसे ही वो जगाने के लिए गई तो उसकी चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं बौखला कर जब वहाँ पहुँचा तो मंज़र जो दिखाई दिया वो देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा बेटा और बहू तो बिस्तर पर थे। दोनों के मुंह से झाग और खून निकल रहा था। मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया, मगर डॉक्टर कहने लगा कि इनको किसी ने जहर दिया है। इनको मरे हुए 5 घंटे बीत चुके हैं। मैं दिल पर हाथ रखे पीछे गिर सा गया। ये कैसे मुमकिन था? इनको किसने जहर दी थी? रात का खाना तो हम सब ने मिलकर ही खाया था, फिर जहर कैसे? मुझे बेटे के जाने का बड़ा ही सदमा था। आखिर को मेरा इकलौता बेटा था, मेरे जिगर का टुकड़ा था। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा और दुआ करने लगा कि इसकी जगह ऊपर वाला मुझे उठा लेता। हैरत की बात तो ये थी कि रोज़ काम पर आने वाली नौकरानी आज मुझे कहीं भी नज़र ना आई थी। वहीं पुलिस भी पूछताछ करने के लिए आ गई। आखिर को अमीर लोग थे और लोग कई तरह के सवाल कर रहे थे कि बेटा बहू यूं अचानक कैसे मारे गए। खैर, जवान बहू बेटे की कफन दफन का इंतज़ाम किया गया।
जब हम बेटे को दफनाने के लिए गए और बेटे को कब्र में उतारा गया, तभी किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। जब मैंने पलट कर देखा तो पुलिस खड़ी थी, जिनके हाथ में हथकड़ी थी। वो लोग आगे बढ़े और मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दी। मैं हैरानी से उनका चेहरा देखने लगा और बोला कि क्या कर रहे हैं? क्या नज़र नहीं आ रहा है कि मेरा बेटा और बहू मर चुके हैं? आखिर क्या समझे हो मुझे? मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। तो वो लोग कहने लगे, क्या आपको शर्म नहीं आती? और कितना झूठ बोलेंगे? 3 कत्ल कर दिए, इसके बावजूद आप चाहते कि हम आपको यूं ही खुला छोड़ दें। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो लोग मुझे कब्रिस्तान से बंगले में ले आए और झटक कर कहने लगे कि तुम्हारे खिलाफ़ सारे सबूत और गवाह इकट्ठे हो चुके हैं। तुमने ये सब कुछ जायदाद की लालच में किया है। मैं हैरान था, इतने सालों के बाद मेरा राज कैसे खुल गया। लेकिन जब घर पहुंचा तो सामने जो मंज़र दिखाई दिया वो देखकर तो मेरे पैर सुन्न हो गए, क्योंकि सामने पायल की दोनों बेटियां खड़ी थी और बड़ी बेटी को देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि ये तो वही लड़की थी जो हमारे घर नौकरानी बनकर कई महीने से काम कर रही थी और हर वक्त पर्दा ओढ़ कर रखा करती थी। कहने लगी कि ये वही आदमी है जिसने अपने बेटे और बहू को जहर दे दी, क्योंकि इनका बेटा इनसे जायदाद मांगने लगा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज से कुछ साल पहले इसी ने मेरी मम्मी को भी जायदाद के लालच में मार दिया था, जो कि घर की असली मालकिन थी, और जाली कागजात और दस्तखत करवाकर हमारी जायदाद हड़प ली। मैं तो लाजवाब हो चुका था। कई बड़े पुलिस वाले मिल चुके थे और मुझे घसीट कर वहाँ से ले जाने लगे। मैं उनके आगे हाथ जोड़ने लगा, सफाई पेश करने लगा, मगर किसी को भी मेरी बातों पर यकीन न आया। वो मुझे धक्के मारकर सलाखों के पीछे कर चुके थे। एक साथ कई केस मेरे खिलाफ़ दर्ज हुए थे। मैं रोता चिल्लाता एक ही बात कह रहा था कि मैं अपने बेटे को भला कैसे मार सकता हूँ। मुझे मेरे बेटे की कब्र पर मिट्टी तो डालने देते, मगर सब खत्म हो चुका था। हालात ही यूँ बन चुके थे, अब तो मुझे या फांसी होगी या उम्र कैद, क्योंकि 3 कत्ल का केस मेरे ऊपर लग चुका था। मुझे लगा था कि दिमाग सिर्फ मेरे ही पास है, मगर पायल की बेटियां मुझसे भी ज़्यादा चालाक थी। माँ का बदला वो ऐसे लेगी, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब सिवाय पछतावे के कुछ भी झोली में ना बचा। यहाँ बहुत गर्मी में बगैर पंखे के जब मच्छर काटते हैं और जानवरों जैसा सुलूक देखता हूँ तो दिल चीखने को करता है। काश मैं पायल को बहू बनाने का ही ना सोचता, करवा देता बेटे की शादी पहले ही उसकी पसंद से, तो आज ये नौबत ना आती। वो बेचारा भी पायल की बेटी के हाथों से जहर मिला दूध पीकर मर गया। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।